Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में टैक्स रेट्स ऑफ कंपनी दोनों तरह की डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान लिया था और हमने उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर ही लिए थे। अभी हम अपने इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स पर आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP एंड BOI ये कौन होते हैं? HUF, AOP, BOI ये मैं अपने पर्सन्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी आर यू लायबल टू पे टैक्स, उसमें मैंने इनको क्लियरली डिफाइन कर दिया था। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, ठीक है? तो ये हमारा टैक्स कंप्यूटेशन के लिए फॉर्मेट है, जैसा कि हमारा 2-3 वीडियो से चलता आ रहा है नॉर्मल। तो सबसे पहले ये देखिए, टैक्स ऑन नेट इनकम। ओके, इसके लिए यहाँ पर स्लैब रेट्स लगते हैं, ठीक है? स्लैब रेट्स क्या होते हैं वो हम अभी नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। यहाँ देखिए, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का जो बेनिफिट होता है वो इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है? इसके लिए भी एक डिटेल कंसेप्ट है जो हम अभी आगे बिल्कुल थोड़ी देर बाद उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है? उसे यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, उसके बाद टोटल, इसके बाद फिर इसे सरचार्ज, इसके लिए सरचार्ज के लिए भी स्लैब रेट है। वो कौन से रेट होते हैं वो भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके लिए सेम है जैसा कि कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था 4%। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, अगर इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए ये बेनिफिट अवेलेबल है जो हम सैलरी चैप्टर में सीखेंगे। ओके, अगर कोई भी इसका एडवांस टैक्स TDS एंड TCS वगैरह है तो यहाँ पर वो भी इसका बेनिफिट भी इसे मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखो, ये फॉर्मेट तो हम सीखते हुए आ रहे हैं पहले से ही, इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है? हमें यहाँ पर ध्यान देना है इसके जो इसके लिए नया है, यहाँ पर स्लैब टैक्स के और यहाँ पर स्लैब ये और सरचार्ज के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम मूव ऑन कर जाते हैं टैक्स रेट जो कि स्लैब की तरह है, ठीक है? ये देखिए, ओके, एक मिनट, हाँ जी, अभी शायद आपको और भी अच्छे से क्लियर दिख रहा है। हाँ, स्लैब ऑफ टैक्स रेट, यहाँ पर स्लैब के जो टैक्स रेट के लिए स्लैब है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया उनको। पहला यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल, एक मिनट उसे होल्ड कीजिए, HUF, AOP, BOI एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। शायद ये नहीं बताया था मैंने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को होते हैं और कौन से होते हैं, और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट B एंड C मतलब ये दोनों, इन दोनों की बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है? अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों कैटेगरी में आ चुका है B और C में तो वो A में नहीं जाएगा, ठीक है? वो कैसे, वो अभी हम देखेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है? यहाँ देखिए, स्लैब जो होते हैं वो A कैटेगरी के जो होते हैं, जो इंडिविजुअल HUF और AOP BOI नॉर्मल जो कैटेगरी के होते हैं उनको स्लैब क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अरे वाह, ये क्या हुआ? मतलब कि अगर कोई बंदा 1 साल का 2.5 लाख कमा रहा है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना, ठीक है? अच्छा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है और 2.5 लाख के बाद अगर 5 लाख तक ही रुक जाती है, ठीक है? वो कितना भी हो सकता है, 3 लाख तक या 4 लाख जो भी, लेकिन 5 लाख के अंडर में है तो आपको 5% के रेट से टैक्स देना होगा, ठीक है? अब आपके पास 5 लाख से इनकम एक्सीड कर जाती है मान लीजिए, ठीक है? लेकिन वो 10 लाख के अंदर में है तो आपको यहाँ पर जो टैक्स रेट देने होंगे वो देना होगा 20% के रेट से, ठीक है? अब 10 लाख के बाद जो भी अमाउंट है आपका, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बैलेंस अमाउंट, मतलब कि 10 लाख के अबव जो भी है उस पर 30% का स्लैब रेट लगेगा, ठीक है? इसे हम और भी अच्छे से समझेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, लेकिन यहाँ पर एक फील आ चुकी है आपको। जैसे कि समझिए, 2.5 लाख तक कमाया, कुछ नहीं देना भाई, ठीक है? लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर गया और 5 लाख के बीच में रह गया तो मुझे 5% देना होगा, लेकिन 5 लाख और 10 लाख के बीच में रह गया तो मुझे 20% देना होगा, 10 लाख को भी क्रॉस कर जाता है तो 30% देना होगा। ऐसा समझ पा रहे हैं कि ये स्लैब रेट ऐसे क्यों बनाया गया? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये सब सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई
पर्सन कम इनकम कमा रहा है तो उस पर टैक्स रेट भी कम लगाए जाए, ठीक है। यदि कोई बंदा 10 लाख को एक्सीड कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक अच्छे खासा इनकम का सोर्स जनरेट कर रहा है अपना, तो उससे हम गवर्नमेंट भी अच्छी खासा टैक्स ले लेती है, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पर अगर कोई बंदा 5 लाख तक ही है, 2.5 लाख तक ही है, तो बेचारा वो अपने ही खर्चे पूरे पाएगा, वो गवर्नमेंट को क्या देगा, तो गवर्नमेंट फिर भी उससे नॉर्मल टैक्स ले ही लेती है, ठीक है, और उसमें भी 2.5 लाख तक कुछ नहीं लेती। अच्छा जी, अब बी कैटेगरी पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। फॉर अ रेसिडेंट, देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना जरूरी नहीं था, ना कि HUF, AOP और BOI। अभी रेसिडेंट क्या होता है ये मैंने आपको अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, रेसिडेंट वो बंदा होता है जो इंडिया में रहता है, ठीक है, जो इंडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। और ये वो बंदा होता है, सही बताऊं तो, जिसे सरकार किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ती, इसका हाथ पकड़ कर रखती है, मेरा मतलब इससे हर जगह टैक्स लेती है, इसे छोड़ती ही नहीं है कहीं पर भी। बहुत बुरी कंडीशन है बेचारे की, देखेंगे आगे कैसे। अभी के लिए फॉर एज रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन, उसका सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। अब सीनियर सिटीजन कौन होता है? सीनियर सिटीजन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सीनियर सिटीजन वो बंदा होता है जो 60 की एज या उसको क्रॉस कर चुका है, जो 60 की एज पर है या उसको क्रॉस कर चुका है, लेकिन वो है ना 80% को क्रॉस नहीं किया हुआ है, 79 तक ही है। कहाँ तक है? 79। उसकी एज 60 से 79 के बीच में है, मतलब 60 को इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, ओके। एट द टाइम ऑफ प्रीवियस है, मतलब कि यहाँ पर ना तो इंडिविजुअल को लिया गया है, ओ सॉरी, ना तो यहाँ पर इस वाले बी कैटेगरी में ना तो HUF को लिया गया है, ये जो HUF, AOP, BOI और AGP बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो स्लैब है, बी कैटेगरी का जो स्लैब है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, वो भी सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। सीनियर सिटीजन मैंने आपको बताया जो 60 और 79 की एज के बीच में है, वही बंदा हमारा सीनियर सिटीजन है, उसका रेसिडेंट होना भी जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए स्लैब रेट क्या है? यदि वो बंदा अगर 3 लाख तक की इनकम कमाता है तो लो भाई, उसको तो कुछ भी नहीं देना। यहाँ पर देखिए, गौर फरमाइएगा, यहाँ पर अगर आपको 2.5 लाख तक की इनकम हो रही है तो कुछ नहीं देना, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। लेकिन यहाँ 3 लाख तक, वाओ, मुझे 50,000 का और बेनिफिट मिल गया, मतलब 50,000 की इनकम पर और छूट मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, यदि आप 3 लाख और 5 लाख के बीच में यदि आपकी इनकम घूम रही है तो आपको 5% के रेट से टैक्स देना होगा। यदि 5 लाख और 10 लाख के बीच में घूम रही है तो सेम स्लैब हो जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से आपके सेम हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 10 लाख से ऊपर होने पर फिर आपको 30% के रेट से देना होगा, ओके। सी कैटेगरी क्या बोलते हैं? बिल्कुल सेम है, इसी के जैसी है बिल्कुल, कि वही रिक्वायरमेंट है, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, वेरी सीनियर सिटीजन होना चाहिए। बस यहाँ पर ये चीज़ें इस चीज़ को अलग कर दिया गया है, क्योंकि बेनिफिट भी ज़्यादा है तो भाई कुछ तो अलग करना होगा ना। एज आपकी जो है 80% या उसको क्रॉस कर चुकी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी कैटेगरी में 79 की एज तक के ही बंदे को इंक्लूड किया गया है, लेकिन भाई अब जो उसको 79 की एज को क्रॉस कर चुके हैं उनको क्या, उनका कुछ नहीं होगा क्या? भाई होगा, उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो बंदा 80 की एज पर है या उसको क्रॉस कर चुका है तो उसके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि सभी बंदों को इनको 5% देना था, लेकिन ये भाई साहब जो 80 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, 80 की एज पर हैं, तो उनको कुछ नहीं देना, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उनके लिए। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में वही सेम रेट है 20%, एंड इधर ये 30%। आई होप आपको ये सारे स्लैब अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार थोड़ा सम अप करते हैं। स्लैब रेट के लिए यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई गई है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, एक अलग नॉर्मल जो कैटेगरी है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स देना है, और 10 लाख को क्रॉस कर जाता तो हमें 30% का टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पर अभी ये 2 स्पेशल कैटेगरी आ जाती हैं, जैसा कि हमारी बी और सी कैटेगरी, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, और ये दोनों में सेम ये है कि ये दोनों रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए हैं। और डिफरेंट ये है कि बी कैटेगरी कवर करती है उन लोगों को जो 60 से 79 की एज में है, और सी कैटेगरी कवर करती है जो बंदा 80 और या 80 की एज को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो बी कैटेगरी की बेनिफिट देती है कि हमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% देना होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से क्रॉस कर जाने पर हमें 30% का टैक्स देना होगा, ठीक है जी। कैसे करेंगे, घबराइए मत, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, बस चलते रहिए धीरे धीरे और नोटिंग करती रहिएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नोटिंग साथ साथ करें, इसके लिए आपको कोई भी PDF नोट्स नहीं मिलेंगे अलग से, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे? हाँ, थर्ड सी कैटेगरी पर थे। तो आपको 5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, यदि आप सी कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं तो आप 5 लाख से ऊपर 10 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स देना होगा, और फिर आपको 30% का टैक्स देना होगा यदि आप 10 लाख की इनकम क्रॉस कर जाते हैं तो। अच्छा जी, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये सब।
तो हम अपने अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर मूव कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द CBDT हैज़ वाइड सर्कुलर। ये कुछ नहीं है, बस CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसा कि हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक अथॉरिटी है, बस उसका एक सर्कुलर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इतना रेलेवेंट नहीं है। ये कहता है कि अ पर्सन बोर्न ऑन 1 अप्रैल would be considered to have attained a particular age of 31st March, the day preceding the anniversary of his birth। जैसा कि देखिए मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, इधर आइए। जैसा कि यहाँ पर कहा गया था कि यदि आप 60 की एज पर हैं या फिर 60 की एज को क्रॉस कर चुके हैं तो आपको ये बी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो 60 की एज क्रॉस कर चुका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना, लेकिन जो 60 की एज अटेन करता है प्रीवियस ईयर में उसके लिए बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए अगर वो 60 की एज अटेन करता है, अब मान लीजिए 10 अक्टूबर 2019 में अटेंड करता है वो अपनी 60 की एज को, तो क्या कहेंगे कि वो 60 की एज अटेंड कर चुकी है वो, और वो बी कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए बी कैटेगरी का बेनिफिट, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे सीखना है, कुछ सीखने जैसा नहीं है, बस ये कहना चाहता है कि आप पूरे प्रीवियस ईयर में कभी भी आपका 60th बर्थडे बनाया गया हो, चाहे वो लास्ट डे को ही क्यों ना बनाया गया हो, 60th बर्थडे, तो आप बी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे और आपको बी कैटेगरी के बेनिफिट मिलेंगे। इवन इफ यहाँ पर एक बेनिफिट और दिया गया, यदि आप 1 अप्रैल मतलब कि प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 1 अप्रैल 2020 को भी 60th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तभी भी आपको बी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा क्यों है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछेगा इससे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे, मतलब कि जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो उससे एक दिन पहले मान लिया जाता है कि आप 60 की एज को अटेन कर चुके हो। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लैब ऑफ सरचार्ज। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था हमें यहाँ पे टैक्स रेट के स्लैब देखने हैं, और रिबेट के लिए चिंता मत कीजिए, अलग से अभी मैं थोड़ी देर 5 मिनट का वेट कीजिए, ये भी आपको क्लियर करा दूंगा। पहले स्लैब देख लेते हैं, बाकी तो फिर सब सेम है। ओके, देखिए स्लैब के लिए क्या कहता है, आपको इस रेड जो भी ये रेड हुआ है, इस रेड वर्ड्स पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको मैं आगे कवर करा दूंगा। यहाँ पे लिखा है टोटल इनकम एक्सीड कर रही है आपकी 50 लाख को, बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। देखो सीधे शब्दों में समझो, यदि आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड करना जरूरी है, 50 लाख होगी तब नहीं लगेगा सरचार्ज, 50 लाख को एक्सीड करना जरूरी है और 1 करोड़ के नीचे रहना जरूरी है, ठीक है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो आपको लगेगा सरचार्ज 10%। इनकम पर नहीं लगता, ये इनकम टैक्स पर लगता है, जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के टैक्स रेट में। अच्छा, दूसरा स्लैब है हमारा 15% के लिए। 15% ये क्या कहता है कि यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, अभी इस पर, इस पूरे एरिया पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी आप बढ़ते रहिए बस धीरे धीरे, जैसे मैं बता रहा हूँ। यदि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है लेकिन 5 करोड़ तक ही रुक जाती है तो आपको स्लैब देना होगा, स्लैब जो होगा सरचार्ज का वो होगा 25% ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। यदि आपकी इनकम 5 करोड़ को भी एक्सीड कर जाती है तो आपके लिए होगा 37% ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा जी, एक बार ब्रीफ में समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, देखिए आराम से समझिए। यदि आपकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में, 50 लाख नहीं होनी चाहिए, 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको सरचार्ज का रेट लगेगा 10%। लेकिन हाँ, अगर आपकी 1 करोड़ है ना तभी भी आपको 10% ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड वाली कैटेगरी है ये बोलती है कि 1 करोड़ को एक्सीड करना है, अगर 1 करोड़ को एक्सीड करेंगे तब 15 लगेगा और 1 करोड़ के बीच में रहेंगे तो 10 लगेगा। भाई तो फिर 1 करोड़ गया कहाँ, 1 करोड़ 10 की कैटेगरी में ही आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, यदि आपकी इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, और 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, और 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो 37%। आई होप अच्छे से समझ आएगा। एक बार और जल्दी एक बार और मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। यदि आपकी इनकम पर डिपेंड करता है सरचार्ज, ठीक है। यदि आपकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तो 10%,
ठीक है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, और 5 करोड़ को एक्सीड करता है तो आपको लगेगा 37% का सरचार्ज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ रिबेट, ये लीजिए, जिसके लिए आप बहुत देर से उतावले हो रहे थे वो मैं ले आया आपके लिए। यह है कंसेप्ट ऑफ रिबेट। ठीक है भैया, इसमें इतनी कोई महाभारत नहीं थी जिसके लिए आप इतने उतावले हो रहे थे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, सिलेबस का पार्ट है। तो देखिए, फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू टेक अ बेनिफिट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि रिबेट जो एक बेनिफिट होता है हिस्से के लिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि भाई रिबेट के लिए आपको रेसिडेंट होना जरूरी है, रिबेट के लिए आपको इंडिविजुअल होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि रिबेट का बेनिफिट सिर्फ एक इंडिविजुअल ले सकता है जो कि रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और डाल दी गई कि टोटल इनकम ऑफ पर्सन शुड नॉट मोर देन 5 लाख, मतलब कि 5 लाख है तो चलेगा, लेकिन 5 लाख एक हो गई तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओहो, तो भैया देखो यहाँ पर टोटल कुल मिला के 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन मैं बोलूँ तो इनको एक बार में सम अप करूँ तो ऐसा कहेंगे कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, और रिबेट का बेनिफिट कितना है, 12,500। ये देखिए, इफ ऑल द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन मैक्सिमम रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये सेक्शन याद करना जरूरी है, इसको हम सेक्शन के साथ ही बेनिफिट देते हैं, इज 12,500। ठीक है भैया, मान लीजिए आपका टैक्स ही बन रहा है 10,000, यहाँ पे मैक्सिमम डाला गया है, मतलब आपको मैक्सिमम मिलेगा इतना। यदि आपका टैक्स बन रहा है 20,000 तो आपको 12,500 मिलेगा, लेकिन अगर आपका टैक्स बन रहा है 8,000 तो आपको 8,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 12,500 घटाकर 4,500 रुपये का बेनिफिट लेने पहुंच जाएंगे सरकार के पास कि मुझे रिफंड कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ठीक है, तो आइए थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, ये बंदा रेसिडेंट है, बहुत अच्छी बात है, एज 82 है, इसका मतलब ये सी कैटेगरी का बंदा है, मतलब इसको 5 लाख का बेनिफिट, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन भाई साहब की इनकम 7 लाख है। बताओ किसने कहा था 7 लाख कमाने के लिए, आ गए ना खामखम की टैक्स पे करने के लिए, 5 लाख कमाते तो कुछ नहीं देना पड़ता, पर कौन समझाए इनको। अच्छा 5 लाख, यहाँ पे आइए पहले आप नीचे स्लैब वाले कॉलम में, 5 लाख तक इनको कोई भी टैक्स नहीं देना, 5 लाख से 10 लाख। अब यहाँ पर देखिए, आप ऐसा मत करना कि 5 लाख पर देना है 10 लाख पर, आपको देखना है कि इस बंदे की इनकम 5 लाख के कितने ऊपर है ना, जैसे 5 लाख से कितने ऊपर है, तो इसकी इनकम 7 लाख है, 7 लाख में से अगर हम 5 लाख हटा दें जिन पर कोई भी इसको टैक्स नहीं देना, उनको साइड कर दीजिए, बाकी बचा फिर इसके बाद यहाँ पर इसके पास 2 लाख, तो 2 लाख पर हमें 20% कैलकुलेट करना होगा, तो 2 लाख का 20% अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 40,000। ठीक है, अब यहाँ इस रेट में कुछ होगा ही नहीं क्योंकि भाई इसकी इनकम ही 7 लाख है, 10 लाख तक पहुंची ही नहीं, तो ठीक है, इसका टोटल इसका जो यहाँ पर टोटल टैक्स हो जाता है वो हो जाता है इसका 40,000। ठीक है, सरचार्ज बताइए जी, क्या सरचार्ज लगा दो इसके लिए, बिल्कुल सही जवाब, सरचार्ज नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख को भी क्रॉस नहीं कर पाई है, जो कि सबसे कम सरचार्ज का स्लैब रेट है हमारा। अच्छा जी, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही, अगर हम 40,000 का 4% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1,600, अगर इसकी इसी प्रकार टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 41,600। ओके, नोट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। आपको इसी तरह फॉर्मेट को, ठीक है, इस बार इस बंदे की इनकम है 50 लाख, एज है 82। ठीक है, ये देखिए 50 लाख, 82, रेसिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अच्छा जी, सबसे पहले इसे हम स्लैब कंप्लीट करते हैं। देखिए भाई, पहले 5 लाख तक तो कुछ नहीं देना इसे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा कि 5 लाख के ऊपर इसकी इनकम कितनी है, आप कहोगे कि 45 लाख है, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ 10 लाख तक ही चेक करना है अभी, ठीक है, क्योंकि 20% का रेट 10 लाख के लिए ही है। अब आप कहोगे बाकी का क्या होगा, बाकी को संभालेगा ना 30%, आप उसकी चिंता क्यों लेते हो, 30% देखेगा उस सारी इनकम को, वो अमीरों वाली इनकम है 10 लाख के ऊपर। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ पे 5 लाख और 10 लाख के बीच में इसकी इनकम आती है 5 लाख, ठीक है। कैसे,
क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ 10 लाख तक को ही कवर करना है। 10 लाख में से 5 लाख को इसने नील करा लिया है, ठीक है, इस रेट में, इस स्लैब में ले जाके। तो इसके बाद बची इसके पास 5 लाख की इनकम। उस 5 लाख पर हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 लाख, ठीक है। अब इसके ऊपर इसकी इनकम कितनी हो जाती है, इसके बाद इसकी इनकम हो जाती है 10 लाख तक हम यहाँ पर हटा चुके हैं टोटल। और सो इस प्रकार हमारे पास जो इनकम बचती है इसकी, जो 10 लाख से ऊपर है, वो है 40 लाख। 40 लाख पर 30% कैलकुलेट करते हैं तो इसका टैक्स आ जाता है 12 लाख। ओके, इस प्रकार इसका टोटल टैक्स बन जाता है 13 लाख। हाँ जी, तो अब आप मुझे बताइएगा कि इस पर सरचार्ज कितना लगेगा। अच्छा, 5% लगा दूं? ठीक है, चलो जी 5% लगा देता हूँ मैं। अबे यार क्या बात कर रहे हो, 5% क्यों लगा दूं? नहीं होगा, क्योंकि 50,000 को क्रॉस नहीं किया ना भाई उसने, ठीक है। 50,000 को क्रॉस करना, सॉरी 50 लाख को क्रॉस करना जरूरी है 4% के 13 लाख का 4% 52,000 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है 13,52,000। ओके, आई होप। हाँ जी, तो अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। वो है टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, जो कि रेसिडेंट है, एज 82 ईयर्स। इनकम है इसकी 1 करोड़। ओके, तो 1 करोड़ को सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करने के लिए स्लैब में लेके जाएंगे। जैसा कि इसकी एज 82 ईयर्स है तो ये सी कैटेगरी के स्लैब रेट में आ जाता है। इसके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम नील कर देंगे। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इसके लिए 20% के हिसाब से टैक्स देखा जाए तो 5 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर 1 लाख। अभी 10 लाख के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसका 30% कैलकुलेट करना है, जो कि है हमारा यहाँ पर 90 लाख। 90 लाख का अगर हम 30% कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 27 लाख। इस प्रकार इसका टोटल जो टैक्स हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर 28 लाख। सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, लेकिन सरचार्ज के लिए आपको बताना होगा कि सरचार्ज का कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, बताइए। हाँ, ओके। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सरचार्ज के लिए ये देखिए, इधर आइए। हाँ, इसकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ तक है तो 10%, 10 करोड़ को एक्सीड कर जाती तब हम 15% से सरचार्ज कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पर इसकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड नहीं की हुई है तो भी हम 10% के रेट से ही इसका सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो 28 लाख का 10% 2,80,000 टैक्स आफ्टर सरचार्ज 30,80,000। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ 30,80,000, जो कि हो जाता है हमारा 1,23,200। तो इस प्रकार इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 32,03,200। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई है टोटल टैक्सेबल इनकम मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, 82 ईयर एज है इनकी और इनकम है इनकी 4 करोड़। तो सबसे पहले स्लैब पर आ जाते हैं। यहाँ पर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% ऑफ 5 लाख कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाता है हमारा 1 लाख। ओके, उसके बाद जो इनकी इनकम बचती है इस पर हम 30% के रेट से कैलकुलेट करते हैं 10 लाख के ऊपर, जो कि इनकी 3 करोड़ 90 लाख
3 करोड़ 90 लाख का अगर हम 3% कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे लिए 1 करोड़ 17 लाख। इस तरह से इनकी टोटल इनकम, टोटल टैक्स हो जाता है 1 करोड़ 18 लाख। ये है बिफोर सरचार्ज। सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर किस रेट से? सरचार्ज यहाँ पर कैलकुलेट होगा, बताइए किस रेट से सरचार्ज कैलकुलेट होगा? हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी इनकम 4 करोड़ के लेवल पर है, लेकिन 4 करोड़ को एक्सीड नहीं कर पाई है, तो इसलिए ये हमारा आ जाता है थर्ड कैटेगरी जो है सरचार्ज की। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 25%। ये देखिए 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में 25%। आइए 25% ऑफ 1 करोड़ 18 लाख। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 29,50,000 तो टैक्स आफ्टर सरचार्ज हो जाता है यहाँ पर इसके लिए, और 1 करोड़ 47,50,000। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे हम 1 करोड़ 47,50,000 पर, जो कि हो जाता है 5,90,000। ओ सॉरी, 5,90,000। तो इस प्रकार इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है यहाँ पर 1 करोड़ 53 लाख एंड 40,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल टैक्स लेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स रेजिडेंट है। एज यहाँ पर चेंज हो चुकी है इसकी, लिए देखिए एज है यहाँ पर इसकी 62 ईयर्स एंड इनकम है 9 लाख। तो जो बंदा 62 की एज पर है, इसका मतलब ये 80 से कम है लेकिन 60 से अबव है, तो ये आ जाता है हमारा बी कैटेगरी के स्लैब रेट में, जिसको 3 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होता। तो आइए सबसे पहले इसकी स्लैब में जाके इनकी इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं बिफोर सरचार्ज वाला। सबसे पहले 3 लाख तक नील, उसके बाद 3 से 5 के बीच में 2 लाख बचते हैं, 2 लाख का 5% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10,000। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, जैसा कि 5 लाख और 10 लाख के बीच का डिफरेंस 5 लाख होता है। 5 लाख का 20% कैलकुलेट किया फिर हमने, ओ सॉरी यहाँ पर 10 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 5 लाख से अबव इनकम है वो 9 लाख है, तो वो 10 लाख को क्रॉस ही नहीं कर पाई, बल्कि 10 लाख तक भी नहीं पहुंची। तो जो एक्स्ट्रा है उसे वो 4 लाख ही है। 4 लाख को 20% कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है हमारे पास 80,000। ओके, तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर ये स्लैब में आया ही नहीं, तो यहाँ पर हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, तो इस प्रकार इसकी टोटल टैक्स बिफोर सरचार्ज कितना हो जाता है 90,000। सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं हुआ क्योंकि ये एक रेसिडेंट है, सॉरी इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज तभी एप्लीकेबल होता है जब इसकी इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है। तो यहाँ पर इसका टैक्स आफ्टर सरचार्ज भी सेम ही हो जाएगा। और अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से इसकी बात करें 90,000 का 4%, तो वो हो जाता है हमारा 3,600। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी इस प्रकार हो जाती है इसकी 3,600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स रेसिडेंट है, एज 62 ईयर है और इनकम है इसकी 14 लाख। 14 लाख के लिए सबसे पहले स्लैब पर आ जाते हैं इधर, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना भाई साहब को, और 3 लाख से 5 लाख के बीच में 2 लाख पर 5% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10,000। और फिर अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमारा डिफरेंस होता है 5 लाख, 5 लाख पर 20% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 लाख। अच्छा जी, 10 लाख के अब कितनी इनकम है इस भाई की? इस भाई साहब की 10 लाख से ऊपर जो इनकम हुआ है 4 लाख। 4 लाख का 30% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, वेरी गुड, 1,20,000। तो इस प्रकार इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 2,30,000।
ओके, सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि 50 लाख को इनकम एक्सीड ही नहीं कर पाई है, तो इसका टैक्स आफ्टर सरचार्ज भी सेम ही होगा। ओके, यहाँ पर अब इसी के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ 2,30,000 कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9,200। इस प्रकार की टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 2,39,200। ओके, ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। बहुत अच्छे, ऐसे ही बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, रेसिडेंट है, एज 62 ईयर्स है। ओके, इनकम है इस बंदे की इस बार 2 करोड़। ठीक है, सबसे पहले स्लैब में आ जाते हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना भाई साहब को, और यहाँ पर 3 लाख से 5 लाख के बीच का डिफरेंस 2 लाख। 2 लाख पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 10,000। ओके, 5 लाख से 10 लाख के बीच में डिफरेंस होता है 5 लाख। 5 लाख का अगर हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 लाख। ओके, और 10 लाख के अब जितना भी अमाउंट है वो होता है हमारा 1,90,00,000। 1,90,00,000 का अगर हम 30% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 57 लाख। और इस प्रकार की टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 58,10,000। 58,10,000। सरचार्ज कैलकुलेट होगा, बिल्कुल होगा जी। सरचार्ज के लिए यहाँ पर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 15%। 15% ऑफ 58,10,000। 58,10,000 का 15% कैलकुलेट करते तो हमारे पास आ जाता है 8,71,500। 8,71,500। इस प्रकार की टैक्स आफ्टर सरचार्ज हो जाता है यहाँ पर 66,81,500। ओके, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से कैलकुलेट करते हैं 66,81,500 पर 4%, तो हमारे पास आ जाता है 2,67,260। 2,67,260। ओके, तो इस प्रकार से भाई साहब की टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 69,48,760। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, रेसिडेंट है, एज 62 ईयर है, और इनकम इस भाई साहब की इस बार 7 करोड़। सबसे पहले स्लैब पर आ जाते हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, क्यों? क्योंकि एज इसकी 62 ईयर्स है। ओके, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 2 लाख। 2 लाख पर हमें 5% देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10,000। अच्छा जी, फिर यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख। 5 लाख पर हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 लाख। ओके, फिर 10 लाख के अब जितनी भी इनकम है भाई साहब की 6 करोड़ 90 लाख का अगर हम 30% कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारे पास 2 करोड़ 7 लाख। तो इस प्रकार का टोटल टैक्स बिफोर सरचार्ज हो जाता है 2 करोड़ 8,10,000। हाँ जी, अब इस पर सरचार्ज कैलकुलेट होगा। ये 5 लाख से इसकी इनकम 5 लाख को 5 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है, देखिए यहाँ पर। तो इस पर सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल होगा 37%। 37% ऑफ 2 करोड़ 8,10,000, तो वो हो जाता है हमारा 7,69,, सॉरी 1 मिनट, 76 लाख। हाँ जी, 76,99,700। इस प्रकार इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 2 करोड़ 85,09,700। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करते हैं इस पर। तो ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 2,85,09,000, जो कि हो जाता है हमारा 11,40,000।
388। ओके, और टोटल टैक्स लायबिलिटी इस प्रकार हो जाती है इसकी 2,96,50,000 88। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने आपको पिछली भी शायद अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि हमें लास्ट का जो अमाउंट होता है इसे हमें 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 88 है तो इसको हम 90 कर देंगे, ठीक है। उसके लिए जो सेक्शन होता है वो भी हम बता देंगे कि किस सेक्शन के, शायद मैंने बता दिया था, देख लेंगे एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, रेजिडेंट है, एज 48 ईयर्स है, 4,80,000 इनकम है इस भाई साहब की। देखिए, इस भाई साहब की इनकम है 4,80,000, तो यहाँ पर रिबेट का बेनिफिट भी मिलेगा इसको, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए स्लैब में आ जाते हैं। 2.5 लाख तक भाई साहब को कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख का 5% कैलकुलेट करते हैं तो 12,500, सॉरी एक मिनट, ये इनकी तो इनकम 2.5 लाख से ऊपर सिर्फ 4,80,000 तक ही है, 5 लाख तक तो पहुंचे नहीं। तो 4,80,000 में से हम 2.5 लाख माइनस कर देते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता, बाकी बचते हैं फिर इनके 2,30,000। 2,30,000 का 5% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11,500। उसके बाद इनके लिए कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि इनकम इनकी 5 लाख को ही एक्सीड नहीं कर पाई। तो इस प्रकार इनका टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 11,500। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, उस बंदे की इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। वो सारी कंडीशन ये भाई सब पूरी करते हैं तो इनको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। रिबेट का अमाउंट होता है 12,500, लेकिन इनके पास टैक्स ही नहीं है इतना, तो इनको 12,500 का अमाउंट नहीं देने की बजाय हम इसको 12,500 नहीं देंगे बेनिफिट, इनको देंगे हम सिर्फ 11,500, ठीक है। तो इस प्रकार का टैक्स आफ्टर सरचार्ज तो है ही नहीं, सॉरी, और टैक्स आफ्टर रिबेट, यहाँ पर रिबेट का बेनिफिट लेने के बाद, हाँ, रिबेट का बेनिफिट लेने के बाद इनके पास जो टैक्स आता है वो हो जाता है इनका नील। तो फिर इनका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी नील और टैक्स लायबिलिटी भी नील। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।